सो गुड डे स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर जैसे आपको पता होगा कूलम्स लॉ के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे थे। और कूलम्स लॉ के मतलब कूलम्स लॉ जैसे आपको पता होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम एप्लीकेबल होता है, बड़े बॉडीज के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट छोड़कर अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर उसके साथ कैसे डील करना है उसको समझने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा आप। तो देखिएगा अब कूलम्स लॉ मतलब सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से अगर बड़ा ऑब्जेक्ट रहा तो फिर उसका कैलकुलेशन कैसे करना है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो लिखिएगा थिन रॉड इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। A thin rod is uniformly charged with a total charge q. With total charge q along its length. Calculate force exerted on the rod. Calculate force exerted on the rod. तो देखिएगा अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया है और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के सेंटर पर एक चार्ज है यहाँ पर। ओके, एक क्यू चार्ज इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के सेंटर पर है और यहाँ पर एक रॉड है ऐसा। तो ये रॉड मतलब आपको पता है इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं कर सकते हैं। रॉड पूरे लेंथ के ऊपर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर x इज इक्वल टू ए दिया है और इस रॉड का लेंथ कितना दिया है, एल लेंथ का ये रॉड है। तो ऐसा ये केस है और ये रॉड भी चार्ज है। इस रॉड पर जो टोटल चार्ज है वो भी क्यू है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है बच्चों, इस रॉड के ऊपर इस रॉड ने मतलब इस चार्ज और इस रॉड में कितना फोर्स रहेगा कूलम्बियन ये हमें निकालना है। ओके, तो अब इसके लिए अलग अप्रोच से हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये रॉड है ना पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों। अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होता ना तो फिर हम बाय यूजिंग कूलम्स लॉ इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ अलग वे से इसका आंसर निकालना पड़ेगा। और कैसे रहेगा आप देखिएगा। तो यहाँ पर हम इस रॉड पर है ना, देखो अब यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट इस रॉड का स्टार्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पर x इज इक्वल टू ए है, तो बताओ यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या रहने वाला है। यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू ए है तो एट द एंड ऑफ द रॉड इसके कोऑर्डिनेट ओके, राइट आंसर है a प्लस एल। ओके, तो a टू a प्लस एल के बीच में रॉड फ्लक्चुएट होने वाला है उसका लेंथ। ओके, और इस रॉड पर हम क्या करने वाले बच्चों, अब एक छोटा सा इस रॉड पर हम एट अ डिस्टेंस x पर ओके एक वेरिएबल असाइन करते हैं हम। ये x एक्सिस के कोऑर्डिनेट थे a और a प्लस एल। तो अभी हम एट अ डिस्टेंस x पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट dx कंसीडर करने वाले हैं जो चार्ज एक्वायर करने वाला है dq। इज इट ओके, dq चार्ज एक एक्वायर करने वाला है। तो इस dq और इस q चार्ज में जो कूलम्बियन फोर्स होगा छोटा सा वो कैसे हम निकाल सकते हैं। df इज इक्वल टू k क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। ये स्टेप सभी को समझ में आ गया, कंफर्म करो। हमने क्या किया, इस रॉड का एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर किया है जिसका लेंथ dx रहेगा और उसके ऊपर छोटा सा चार्ज रहने वाला है dq। इज इट ओके, और इस dq और इस q चार्ज के बीच में जो कूलम्बियन फोर्स होगा ये हमने बाय यूजिंग कूलम्स लॉ ये निकाला। इज इट ओके, समझ में आ गया ये स्टेप। जस्ट कूलम्स लॉ अप्लाई किया है k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और इस dq और q में कितना डिस्टेंस था, x था। ओके, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी को ये क्लियर हो गया। ओके, तो अभी देखिएगा ये हुआ छोटा सा फोर्स के बारे में। अभी देखिएगा इस रॉड का
जो चार्ज है क्यू ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ एल। ओके, तो इस चार्ज पर यूनिट लेंथ का जो रेशियो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। इसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कहते हैं। तो चार्ज अगर छोटा रहा तो लेंथ भी छोटा आएगा, दैट इज डी क्यू बाई डी एक्स। और चार्ज अगर टोटल रहा तो लेंथ भी बड़ा रहेगा, दैट इज क्यू बाई एल। तो अगर हम इस क्यू का वैल्यू निकालते हैं ना, ओके, यहाँ पर हमें अब किसका वैल्यू निकालना है देखिएगा, डी क्यू का वैल्यू निकालना है। तो डी क्यू का वैल्यू अगर निकालते हैं ना हम, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आने वाला है फिर देखिएगा, क्यू बाय एल इंटू डी एक्स रहेगा। इज इट ओके? जस्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी के लॉजिक से हमने इसका आंसर निकाला है, क्यू बाय एल इंटू डी एक्स रहेगा। तो ये डी क्यू का वैल्यू लेकर बच्चों हमें अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या आएगा फिर देखिएगा, के क्यू और डी क्यू का वैल्यू रहेगा यहाँ पर दैट इज क्यू बाय एल इंटू डी एक्स रहेगा। ओके, और होल डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ऐसा ये बिट रहेगा। अब ये रहेगा डी एफ का वैल्यू, छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से इतना फोर्स क्रिएट होने वाला है जो रहेगा डी एफ। अभी टोटल जो इस रॉड के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना क्यू, उसकी वजह से अगर इस क्यू पर अगर हम फोर्स निकालते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे डीक्यूज बन सकते हैं इस रॉड के ऊपर। तो हमें टोटल अगर फोर्स निकालना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ करेंगे तो एफ मिल जाएगा, मतलब इस टर्म का हमें पूरा इंटीग्रेशन करना है। दैट इज के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एल इंटू डी एक्स रहेगा। अब इसमें वेरिएबल एक्स है, बाकी सब टर्म को बाहर निकालो। तो के क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एल। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। बताओ बच्चों अब 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर। और ये जो इंटीग्रेशन होगा ना बच्चों, ये बिटवीन लिमिट x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए प्लस एल होगा। इस वजह से हमें लिमिट भी देना पड़ेगा a टू ए प्लस एल। ओके, राइट आंसर है 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ठीक है। तो आंसर दे दिया है, तो इसका आंसर है -1/x, राइट है। ओके, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा -1/x, और ये बिटवीन लिमिट a टू a प्लस एल होगा। ओके, तो माइनस को भी, ठीक है, माइनस बाहर निकालो तो भी चलेगा, या फिर जो हमारी लिमिट पुट करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करो तो माइनस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं डिटेल में करता हूँ। के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एल, और ब्रैकेट के अंदर अब अपर लिमिट पुट करना है एक्स की जगह, तो -1/a+l होगा। और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का ये माइनस है, और अभी लोअर लिमिट पुट करता हूं मैं, तो वो रहेगा 1/a। इज इट ओके? तो ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अब सॉरी, ये ना बीच में माइनस ऑफ माइनस आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का एक माइनस, और ये ऑलरेडी इसके अंदर -1/x है, तो x की जगह a पुट करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आने वाला है के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एल। तो अब इसमें देखिएगा -1/a+l, ये माइनस टर्म है, और ये बीच में माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 1/a को मैं पहले लिखता हूँ प्लस टर्म, और माइनस टर्म बाद में लिखता हूँ, ऐसा। तो अभी इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हमें पूरा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा अब, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय यल, और ब्रैकेट में आएगा अब a+l माइनस ए डिवाइडेड बाय ए इंटू ए प्लस यल। तो आप देखिएगा प्लस ए माइनस ए गेट कैंसल, और ये जो यल रहेगा अब ऊपर, ये नीचे वाले यल के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फिर फाइनली बचेगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए इन ब्रैकेट ए प्लस यल। तो ये आएगा फाइनल आंसर। ओके, अब इसमें ना अलग अलग प्रोबेबिलिटीज होते हैं, कि जैसे ये रॉड जो है, ये पॉइंट चार्ज क्यू से बहुत अगर ज्यादा डिस्टेंस पर रहा, तो फिर एट द टाइम ए का वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, मतलब अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है कि अगर ए का वैल्यू बहुत ही ज्यादा रहा एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ रॉड, तो फिर एट द टाइम हम क्या करेंगे, लेंथ को निगलेक्ट कर देंगे इस इक्वेशन में, और लेंथ को निगलेक्ट करेंगे तो फिर क्या आएगा, ए इंटू ए आएगा, दैट इज ए स्क्वायर होने वाला है। तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बचने वाला है, मतलब ये रॉड इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या होने वाला है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट होने वाला है। तो फिर एट द टाइम उसका जो फोर्स होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही आएगा। ओके,
समझ में आ गया बच्चों? फाइनाइट डिस्टेंस पर रहा तो ऊपर वाला इक्वेशन आएगा, और अगर ज्यादा डिस्टेंस पर अगर रॉड रहता है पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यू से, तो फिर एट दैट टाइम ये वाला जो इक्वेशन है जो अभी मैंने डिराइव किया वो आ जाएगा। ओके, कुछ दिक्कत अब इसमें आ गया समझ में? तो ऐसा ये क्वेश्चन रहेगा। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन अप्रोच हमने इसका आंसर निकाला। ओके, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं हम। दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी ले चुका हूँ क्वेश्चंस, लेकिन एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, फिर ऑलमोस्ट हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको पता होगा, नंबर ऑफ चार्जेस अगर एक दूसरे के आसपास रहते हैं, फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स रिमेन्स अनअफेक्टेड with the presence of another particle, so that net force is the vector addition of all the force exerted on the particle। मतलब आप अगर एक कोई चार्ज है, ये गिवन चार्ज है हमारा, और इसके अराउंड अगर दो तीन चार्जेस रहते हैं, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, और ये Q3 है, और ये हमारा गिवन चार्ज Q है जिसके ऊपर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, तो इसके ऊपर Q1 का भी इफेक्ट होगा। Q1 इसको इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q2 इस डायरेक्शन में करेगा, और Q3 इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करने वाला है। ओके, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना Q पर, नेट फोर्स, वो क्या होने वाला है? वेक्टर एडिशन रहने वाला है, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज, और फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज का। तो इस वजह से हम सॉल्व करेंगे वेक्टर मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। आपको पता होगा, दो अगर इक्वल फोर्सेस अगर किसी चार्ज पर एक्ट होते हैं 90 डिग्री से, तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट होने वाला है? √2F। मतलब यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी F है, तो फिर √2F एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो। ओके, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो कितना आएगा बोलो बच्चों? दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स है जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू फॉर F नेट? √3F राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, अगर दो फोर्सेस एक दूसरे को 120 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो फिर बताओ आप कितना आएगा? दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अगर एक दूसरे को 120 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो फिर एट दैट टाइम रिजल्टेंट फोर्स भी कितना रहेगा? F रहेगा। बस इतने बेसिक चीजें आपको पता होनी जरूरी है, तो सुपर पोजिशन पर आप इजीली कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो आप देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट है, तो क्वेश्चंस लीजिएगा। अब इसके ऊपर डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, और इसके सभी साइड्स आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेम होते हैं। ये पॉइंट बी है, ये ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और तीनों भी पॉइंट्स पर इसके सेम अमाउंट का चार्ज है, Q Q Q। तो बताओ आप नेट फोर्स ऑन ए चार्ज कितना होगा? ए पार्टिकल पर, ए वर्टेक्स पर नेट फोर्स कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इज इट ओके? करो आप फाइंड आउट और मुझे बताओ, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए। ट्राई करो सभी। ठीक है, राइट आंसर इसका देखिएगा, तो देखिएगा ये बी पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी ABC, ये नीचे सी रहेगा। बी पर और सी पर सेम अमाउंट का चार्ज है QQ, और ए पर भी उतना ही चार्ज है, तो ये तीनों भी चार्ज पॉजिटिव होने के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं।
अभी फोर्स हमें किसके ऊपर निकालना है, ए पर। तो सभी वेक्टर का जो टेल है ना वो हमें ए पर लिखना पड़ता है। मतलब बी ने ए पर जो फोर्स एक्सर्ट किया है वो हमें ए पर शो करना पड़ता है। अब बी ए को क्या करने वाला है बच्चों, रिपेल करने वाला है, और रिपेल करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, ये वाले डायरेक्शन में। इस फोर्स को हम एफ बी से इंडिकेट करते हैं। ये बी ने ए पर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स है। वैसे अगर हम निकालते हैं तो सी ने ए पर, सी भी ए को रिपेल करने वाला है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। दैट्स वाई एफ सी का जो डायरेक्शन है वो ऐसा रहेगा। ओके। और इन दोनों के बीच में आपको पता है कितना डिग्री एंगल रहेगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर दो मतलब हर एंगल जो रहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो 60 डिग्री रहता है। दैट्स व्हाई ये 60 आएगा। अभी देखिएगा एफ सी और एफ बी का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, एफ बी किसके और किसके बीच का फोर्स है, बी पर रहने वाले चार्ज और ए पर रहने वाले चार्ज के बीच का। दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू क्यू है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आएगा एफ बी। और एफ सी का वैल्यू भी निकालते हो आप तो सी पर भी चार्ज उतना ही है, इस वजह से यहाँ पर भी आंसर उतना ही आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू, हम यह पुट कर देते हैं सिंपल करने के लिए। तो एफ बी और एफ सी सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स हैं, एक दूसरे को वो 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो इनका रिजल्टेंट डेफिनेटली कितना होगा, रूट थ्री अब। यही मैंने आपको पहले बताया था। इज इट ओके? हमने ऑलरेडी लिख कर रखा है पहले। तो दो फोर्सेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री से इंक्लाइंड हो तो फिर इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना आएगा, रूट थ्री अब। तो वही यहाँ पर आने वाला है। तो फाइनल आंसर इसका होगा एफ, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्जेस रूट थ्री एफ होगा। और एफ का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो फाइनल आंसर आएगा रूट थ्री के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये आंसर आपको फाइनली दिखेगा। इज इट ओके? और ये जो फोर्स होगा ये सेंट्रॉइड से बाहर की ओर रहेगा। इसका डायरेक्शन भी पूछा जाता है कि एग्जैक्टली ये फोर्स कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड रहने वाला है। ओके, क्या ये सभी को समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ओके। अब इसमें एक स्मॉल चेंज करता हूं मैं, मुझे तब रिजल्टेंट फोर्स निकाल के दिखाइएगा। सी के ऊपर माइनस क्यू कूलम का चार्ज है, बी के ऊपर क्यू है, ये भी ए और ये भी ए रहेगा, और ए के ऊपर क्यू चार्ज है। तो अभी निकालो ए के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा, एफ ए का वैल्यू। ठीक है, तो सबका कहना है कि एफ ही आंसर आएगा। तो ठीक है, देखते हैं हम बच्चों कैसे आएगा। ए के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो देखिएगा, ए को बी क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है, और रिपेल करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, इन विच डायरेक्शन इट विल रिपेल, इन दिस डायरेक्शन। ओके, क्योंकि रिपल्शन अगर करेगा वो ए को बी तो इस डायरेक्शन में करेगा, जिसको हम एफ बी से इंडिकेट करेंगे। अब सी क्या करने वाला है, ए को अट्रैक्ट करने वाला है। क्यों? क्योंकि सी निगेटिव चार्ज है और ए पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से एफ सी का डायरेक्शन हमें अब यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। और ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, जो इंटरनल एंगल का एडिशन रहता है। तो इंटरनल दोनों भी एंगल 60-60 है, तो ये डेफिनेटली 120 रहने वाला है। और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहेगा। ओके, तो ये रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए आने वाला है इस डायरेक्शन में। तो एफ ए का वैल्यू जो होगा यहाँ पर भी वैसा ही है, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। चार्ज प्लस हो या माइनस हो, वेक्टर फॉर्म में उसको पुट करते समय उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पुट करना है। उसका आपको नेचर मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव ये पुट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप देखिएगा ये फोर्स पैरेलल टू बीसी रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो कैसे निकाल सकते हैं हम, अंडर रूट ऑफ, मतलब आपको पता है दो फोर्स अगर एक दूसरे से 120 डिग्री से इंक्लाइंड हो तो उसका रिजल्टेंट वही आता है जो उस फोर्स का वैल्यू है। इस वजह से इसका फाइनल आंसर डायरेक्टली वही आने वाला है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो समझ में आ गया बच्चों?
तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों। लेकिन इतने अगर आ जाए तो आपको मुझे नहीं लगता है और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। इजीली आप इसके आगे का भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर चार्ज का लॉजिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद देखिएगा बच्चों आप, सभी कंसेप्ट लगभग चार्ज और कूलम्स लॉ के हमारे खत्म हो चुके हैं। कुछ रह गया तो मैं एक बार ऑब्जर्व करता हूँ। सिर्फ बच्चों देखिएगा, अब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर कुछ बीट हमारा रिमेनिंग है, तो वो देखते हैं हम। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस आपको पता है, चार्जेस में 3 तरीके के इक्विलिब्रियम्स ऑकर हो सकते हैं: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अलग अलग केसेस होते हैं इसके, लिख लो आप 2 केसेस इसके। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो लिखिएगा अब, 2 चार्जेस दिए, 2 चार्जेस दिए देखो आप, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। ओके, और इन दोनों के बीच में हम क्यू नॉट को प्लेस करने वाले हैं जिसका नेचर भी पॉजिटिव है। ओके, ये एक टेस्ट चार्ज है जो हम इन बिटवीन दिस टू चार्जेस हम रखने वाले मिड पॉइंट पर। और इन दो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2a डिस्टेंस है। तो देखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, इस क्यू नॉट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने वाले हैं अलोंग द एक्सिस एंड अलोंग द इक्वेटर। तो फिर इसका इक्विलिब्रियम चेक करना है। तो अलोंग द एक्सिस अगर हम इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हैं ना, तो वापस से अपने ओरिजिनल जगह पर आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, किसी भी कंडीशन में किसी भी पॉइंट का अगर इक्विलिब्रियम हमें चेक करना है, तो उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। जैसे चार्ज क्यू नॉट को हमें स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, तो अलोंग द एक्सिस उसको डिस्प्लेस करेंगे, तो फिर एट दैट टाइम क्या होने वाला है, वो वापस ऑसिलेट होकर वही जगह पर आने वाला है। तो अलोंग द एक्सिस इस केस में क्या रहेगा, अलोंग द एक्सिस देयर इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अलोंग द एक्सिस स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। एंड अलोंग द इक्वेटर, इक्वेटर के अलोंग अगर उसको डिस्प्लेस करेंगे ना हम, तो ये दोनों के रिजल्टेंट फोर्स क्या होने वाले, इसको आगे लेकर जाने वाले। मतलब इस क्यू नॉट को अगर हम अलोंग द इक्वेटर यहाँ पर लाते हैं डिस्प्लेस करके, ओके, ये इक्वेटोरियल लाइन होता है। और ये जो चार्जेस को मीट करने वाला एक्सिस होता है उसको डाइपोल मतलब एक्सिस कहते हैं हम उसको, इन चार्जेस का। तो अलोंग द इक्वेटर अगर हम उसको मतलब पुश करते हैं ना, तो ये क्या होने वाला है, सिस्टम से और भी दूर चला जाने वाला है। इज इट ओके? तो फिर क्या होने वाला है देखिएगा, ये आगे जाने वाला है इस पूरे सिस्टम से। तो इस वजह से ये और भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मतलब मिड पॉइंट से और भी दूर जाने वाला है। तो ऐसे कंडीशन के इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अलोंग द इक्वेटर क्या रहेगा इस सिस्टम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। ओके, तो अलोंग द इक्वेटर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा और अलोंग द एक्सिस स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। तो अब देखिएगा, इसका अगर हम डेरिवेशन सॉल्व करते करते जाते हैं, तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4k क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, मतलब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड रहेगा, और ये क्यू मतलब इन दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है।
तो 4k दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड है, तो 4k क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एम ए क्यूब रहेगा। इज इट ओके? तो ये फाइनल आंसर आने वाला है। ये आंसर कब आता है? जब हम दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पूरा याद रखना है। और इसमें टाइम पीरियड निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। तो टाइम पीरियड अगर निकालना है तो आपको पता होगा ओमेगा और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है। ओके, बता सकते हो मुझे क्या फॉर्मूला यूज करना है? ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा मतलब ये जो चार्ज ऑसिलेट होने वाला है ना इस सिस्टम में, तो इस ऑसिलेटिंग चार्ज का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा वो ओमेगा इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, 4k क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एम ए क्यू। ओके, और अभी हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड के लिए क्या करना पड़ता है हमें बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? 2 पाई बाय ओमेगा। आपको पता होगा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाय टी होता है। तो यहाँ पर हमें टाइम पीरियड अगर निकालना है इसका, तो क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले को 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 पाई से इसको हम डिवाइड करेंगे। अब देखिएगा बच्चों, ये जो 4 जो है ये अगर स्क्वायर रूट के बाहर आता है तो वो 2 हो जाएगा। तो अंदर क्या बचने वाला है? के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एम ए क्यू। ओके, तो ये 2 और ये ऊपर का 2 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा ये एम ए क्यूब जो है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा और वहां पर क्या आने वाला है? फिर देखिएगा एम ए क्यूब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये के क्यू नॉट ये नीचे जाने वाला है और अंदर पाई स्क्वायर भी रहेगा। इज इट ओके? तो ऐसा ये पूरा टर्म आने वाला है एम ए क्यूब पाई पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के क्यू नॉट। अगर इसमें हम के का वैल्यू पुट करते हैं तो आपको पता होगा के का वैल्यू क्या होता है? 1 बाय के का वैल्यू आपको पता होगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे तो अनदर एक फॉर्मूला मिल जाएगा। सभी टर्म्स याद रखिएगा। बाकी कुछ भी नहीं है चेंज, सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है। बाकी सभी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो और यही करने के लिए आपको मोस्टली क्वेश्चन आता है। इज इट ओके? ये कब रहेगा? इसका ये पहला केस है जब दो चार्जेस जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज प्लस प्लस और उनके बीच में जो क्यू नॉट रहेगा वो भी अगर पॉजिटिव नेचर का रहता है तो ये केस अराइज होगा। और अगर ये जो क्यू नॉट है इसका अगर नेचर हम निगेटिव लेते हैं तो फिर एग्जैक्टली अपोजिट ऑकर होता है। ओके, मतलब यही दो चार्जेस हमें लेना है क्यू क्यू, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी उतना ही लेना है, दैट इज 2a। अगर इन दोनों के बीच में हम a डिस्टेंस लेते हैं ना, तो यहाँ पर फाइनल इक्वेशन में आपको a/2 का होल क्यूब करना पड़ेगा। तो a/2 का होल क्यूब 8 आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होकर हो जाता है फिर 32 k नॉट डिवाइडेड बाय एम ए क्यूब। इज इट ओके? मतलब इन दो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है वो बहुत मैटर करता है। ओके, सपोज अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने अभी आपको बताया और इसमें अगर वैल्यूज दिए जाए आपको, ओके, तो फिर उन वैल्यूज में अगर आपको दो चार्जेस के बीच में, इन वैल्यूज में अगर दो चार्जेस के बीच में आपको अगर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला पुट करते हो कि उसका वैल्यू कितना पुट करना है? 5 सेंटीमीटर ही करना है। समझ में आ गया? अदरवाइज आपको जो वैल्यू दिया है वही अगर पुट करना है तो फिर इस फॉर्मूले को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, दैट इज 32 k नॉट डिवाइडेड बाई एम ई क्यूब में। ओके, तभी आंसर बराबर आएगा। अभी देखिए सेकंड केस इसका, दो चार्जेस है क्यू और इनके बीच में आप माइनस क्यू नॉट हम रखने वाले हैं। तो एग्जैक्टली अपोजिट ऑकर होगा बच्चों। इसको अगर अलोंग द एक्सिस हम डिस्प्लेस करेंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और अलोंग द इक्वेटर स्टेबल इक्विलिब्रियम होने वाला है। ओके, तो लिख लीजिएगा ये, अलोंग द इक्वेटर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और अलोंग द एक्सिस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहने वाला है। इज इट ओके? और जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना वहीं पर ऑसिलेशन का कंडीशन अराइज होता है। इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी में और उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ 4 की जगह यहाँ पर क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। ओके, तो माइनर फर्क है दोनों फॉर्मूलेज में, तो याद रखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा फिर? 2k क्यू नॉट अपॉन एम ए क्यू, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला पूरा एज इट इज है। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब इसमें आ गए समझ में?
तो ऐसा ही बिट रहने वाला है। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, अगर दो चार्जेस के बीच में 2a डिस्टेंस है तो फिर ये फॉर्मूला आएगा। अगर a ही डिस्टेंस है तो फाइनल फॉर्मूले में आपको a क्यूब की जगह a/2 का होल क्यूब, मतलब नीचे का 8 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा 16k क्यूब क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एम ए क्यूब में। इज इट ओके? दोनों फॉर्मूलेज याद रखना, ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर प्लस चार्ज रहा क्यू नॉट तो फिर 4k क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एम ए क्यूब आएगा अंडर रूट में, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2k क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एम ए क्यूब। इज इट ओके? ये फैक्टर आपको लर्न ही रखना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन करते बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, इस वजह से ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर 100% हमारा चार्ज एंड कूलम्स लॉ खत्म हो जाता है। कुछ दिक्कत अब इसमें? और अब it is समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? ओके,